दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा बेटा और बहू आज इतने सालों के बाद मेरे पास आए, वो भी इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी जो आ गई। वरना इस एक साल के अंदर उन्होंने मुझे कभी पूछा भी नहीं और आज मेरे पास मदद के लिए आए थे। मुझे उन्हें देखकर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मेरा नाम विजय है। मैं अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। मेरी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता था जैसे वो कहीं गई ही नहीं है। जैसे अभी दरवाजा खुलेगा और वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने आ जाएगी। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले इस घर में हर समय हंसी रहती थी, हर कोने में उसकी आवाज गूंजती थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हम दोनों साथ बैठकर बातें करते थे। लेकिन उसके जाने के बाद घर तो वही रहा, पर घर की रौनक कहीं खो गई थी। अब मेरा सहारा सिर्फ मेरा बेटा राज और मेरी बहू प्रिया थे। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान था। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा था, उसे अच्छी पढ़ाई करवाई थी और हमेशा यही कोशिश की थी कि वो एक अच्छा इंसान बने। जब उसकी शादी हुई और प्रिया इस घर में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो, क्योंकि मेरी कभी कोई बेटी नहीं थी। इसीलिए मैंने प्रिया को कभी बहू नहीं माना। मैं हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। उसके लिए जो भी बन पड़ता करता था। अगर उसे कुछ पसंद आ जाता तो मैं बिना सोचे उसके लिए ले आता। अगर वो कभी बीमार पड़ जाती तो सारी रात उसके सिरहाने बैठा रहता। मुझे लगता था कि ऊपर वाले ने बेटी नहीं दी तो क्या हुआ, बहू के रूप में बेटी दे दी। प्रिया भी शुरू शुरू में मेरा बहुत ध्यान रखती थी। समय पर दवा देती, खाना बनाकर पूछती कि पिताजी आपको और कुछ चाहिए क्या। उसकी बातें सुनकर मुझे अपनी बेटी होने का एहसास होता था और मैं मन ही मन बहुत खुश होता था। एक दिन की बात है, वो दोनों बाहर हॉल में बैठे आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनकी हंसी की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी मेरी नजर सामने दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर पर पड़ी। मैं काफी देर तक उस तस्वीर को देखता रहा। उसके चेहरे की मुस्कान आज भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे उसके जीते जी हुआ करती थी। तस्वीर को देखते ही मेरी पुरानी यादें एक एक करके मेरी आंखों के सामने आने लगी। मुझे वो दिन याद आने लगे जब हम दोनों शाम को छत पर बैठकर चाय पिया करते थे, जब वो मेरी पसंद का खाना बनाकर मेरा इंतजार करती थी, जब मैं ऑफिस से थककर घर आता था तो वो मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया करती थी। मुझे वो दिन भी याद आया जब राज छोटा था और हम दोनों मिलकर उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। हमारी छोटी सी दुनिया थी जिसमें बहुत सुकून था, लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशी मंजूर नहीं थी और एक दिन वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। उसकी तस्वीर को देखते देखते मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। मैंने धीरे से तस्वीर को हाथ लगाया और मन ही मन कहा, देखो आज भी तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे बिना ये घर कितना सूना हो गया। काश तुम आज मेरे साथ होती। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और मेरा बेटा राज अंदर आया। उसने मुझे आंसू पोंछते हुए देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, पिताजी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज सुनकर मैंने अपने आंसू छिपाए और उसकी तरफ देखने लगा। उसने थोड़ा रुककर कहा, पिताजी आप जानते हैं कि मेरी नौकरी दूसरे इलाके में है और रोज इतनी दूर से आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंपनी ने मुझे वहीं एक फ्लैट दिया है। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन रहने लायक है। मैं और प्रिया सोच रहे हैं कि अब वहीं शिफ्ट हो जाएं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मेरे दिल को जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे कि मैं उसकी खुशी के बीच आ रहा हूँ। फिर उसने आगे कहा, पिताजी हम आपको भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन फ्लैट बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। अगर हम तीनों साथ रहेंगे तो आपको भी परेशानी होगी और हमें भी। इसलिए आप फिलहाल इसी घर में आराम से रहिए। ये घर भी तो आपका अपना है और काफी बड़ा भी है। हम हर हफ्ते आपसे मिलने यहाँ आते रहेंगे। आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। उसकी बात सुनकर मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अगर तुम्हारी सुविधा वही है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मेरी वजह से अपने काम में परेशानी मत होने देना। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक रहूंगा। तुम दोनों बस खुश रहना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
लेकिन ये बातें कहते समय मेरा दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि जिस घर में कभी 4 लोगों की हंसी गूंजती थी, अब वहां मैं अकेला रह जाऊंगा। राज ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं रोज फोन करूंगा और छुट्टी मिलते ही आपसे मिलने आऊंगा। मैंने भी सर हिलाकर हाँ कर दी ताकि उसे मेरे दर्द का एहसास न हो। अगले ही दिन से दोनों ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। पूरे घर में डिब्बे रखे हुए थे, कपड़े अलग पैक हो रहे थे, बर्तन अलग रखे जा रहे थे, फर्नीचर की भी कुछ चीजें साथ ले जाने की तैयारी हो रही थी। मैं चुपचाप एक कोने में बैठा उन्हें देखता रहता था। कई बार मन करता कि मैं उनसे कह दूं कि मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो, लेकिन फिर मैं खुद को रोक लेता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उनके सपनों में कोई रुकावट आए। प्रिया भी सामान समेटते समय मेरे पास आती और कहती, पिताजी अपना ध्यान रखिएगा, समय पर दवा खा लीजिएगा। मैं बस मुस्कुरा देता, लेकिन मेरे दिल का खालीपन हर पल बढ़ता जा रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जब उनका सारा सामान गाड़ी में रख दिया गया। राज ने आकर मेरे पैर छुए, प्रिया ने भी मेरा आशीर्वाद लिया। मैंने दोनों के सर पर हाथ रखकर उन्हें खुश रहने की दुआ दी। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब तक उनकी गाड़ी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई, मैं वहीं खड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे मैं घर के अंदर आया। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। कुछ देर पहले तक जहां सामान समेटने की आवाजें थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अब सच में मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। उधर कुछ ही दिनों में राज और प्रिया अपने नए फ्लैट में अच्छी तरह से सेटल हो गए और अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गए, जबकि मैं उसी पुराने घर में उनकी यादों के सहारे अपने दिन काटने लगा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख देगा। फिर कुछ दिनों बाद राज और प्रिया अपने नए फ्लैट में पूरी तरह से रहने लगे और मैं इस बड़े से घर में बिल्कुल अकेला रह गया। जब तक वो दोनों घर में थे, तब तक मुझे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ था, लेकिन अब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर पल मुझे यही एहसास होता था कि इस घर में अब मेरे अलावा कोई नहीं है। पहले सुबह उठते ही बहू की आवाज सुनाई देती थी, बेटा ऑफिस जाने की तैयारी करता था, घर में चाय की खुशबू फैल जाती थी और किसी न किसी बात पर हंसी भी सुनाई देती रहती थी। लेकिन अब सुबह उठता तो पूरे घर में सन्नाटा फैला होता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे इस घर की दीवारें भी मुझसे बातें करना चाहती हों। मैं गांव में रहता था और गांव में मेरा काफी मान सम्मान था। ऊपर वाले की दया से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पास काफी जमीन थी, कुछ खेत थे और गांव के बाजार में मेरी 2 दुकानें भी थी जो किराए पर चढ़ी हुई थी। हर महीने उनका किराया समय पर आ जाता था, उसी से मेरा आराम से खर्चा चल जाता था। मुझे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। लेकिन एक बात मैंने अपनी जिंदगी में अच्छी तरह समझ ली थी कि इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो, अगर उसके पास अपने लोग न हो तो वो दौलत किसी काम की नहीं होती। मेरा घर बड़ा था, कमरे भी बहुत थे, लेकिन उन कमरों में अब सिर्फ खामोशी रहती थी। कई बार मैं पूरे घर में बिना किसी काम के घूमता रहता था। कभी अपनी पत्नी का कमरा देखता, कभी बेटे का कमरा खोलकर बैठ जाता। वहां रखी हुई चीजों को देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाती, फिर चुपचाप वापस अपने कमरे में आ जाता। धीरे धीरे मेरा किसी काम में मन लगना ही बंद हो गया था। पहले मैं अपने खेतों पर भी चला जाता था, दुकानों का हाल भी पूछ लेता था, लेकिन अब वो सब करने का भी मन नहीं करता था। सुबह उठकर बस जैसे तैसे चाय बनाता, थोड़ा बहुत खा लेता और फिर घर के किसी कोने में बैठकर सोचता रहता। कभी पत्नी की याद आती तो कभी बेटे की बचपन की बातें याद आने लगती। कई बार आंखों से अपने आप आंसू निकल आते, लेकिन उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं था। कभी कभी मन बहुत ज्यादा घबराता तो मैं घर के बाहर आकर कुर्सी डालकर बैठ जाता और सड़क पर आते जाते लोगों को देखता रहता। गांव के लोग मुझे नमस्ते करते, हालचाल पूछते और अपने अपने काम पर चले जाते। शाम होते ही फिर वही सन्नाटा मेरे साथ घर के अंदर लौट आता। एक दिन मैं हमेशा की तरह अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ था। धूप हल्की थी और मैं बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप सामने सड़क की तरफ देख रहा था। तभी मोहल्ले का एक लड़का राहुल मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। राहुल मेरे बहुत पुराने दोस्त का बेटा था। बचपन से ही उसे देखता आ रहा था, इसलिए वो मुझे अपने बेटे जैसा ही लगता था। राहुल बहुत ही अच्छा लड़का था, बड़ों का सम्मान करता था, सबसे प्यार से बात करता था और पूरे मोहल्ले में उसकी बहुत तारीफ होती थी। जैसे ही वो मेरे पास आया,
उसने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैंने भी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, खुश रहो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और कुछ पल तक मुझे ध्यान से देखता रहा। फिर बोला, चाचा जी आप आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मैंने पहले तो बात टालने की कोशिश की और कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। लेकिन उसने फिर प्यार से कहा, चाचा जी मैं आपको अपने बचपन से देख रहा हूँ, आप आज जैसे पहले कभी नहीं लगे। अगर दिल में कोई बात है तो मुझे बताइए, शायद मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने धीरे से कहा, बेटा क्या बताऊं, बस अब इस घर में अकेला रहता हूँ, इसलिए मन कहीं नहीं लगता। पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि किसी से दो बातें करने वाला भी कोई नहीं बचा। राहुल ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे चाचा जी आप इतनी सी बात को लेकर इतना क्यों सोचते हैं? अकेले बैठने से तो इंसान और ज्यादा दुखी हो जाता है। आप ऐसा कीजिए, कल से मेरे साथ चलिए। मैं रोज सुबह जल्दी उठकर टहलने जाता हूँ, उसके बाद योगा क्लास भी जाता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ चलेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी लगा रहेगा। हम दोनों रास्ते भर बातें भी करेंगे, आपका समय भी अच्छे से निकल जाएगा। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा, बेटा अब इस उम्र में मुझसे ये सब कहाँ हो पाएगा? तो वो हंसकर बोला, चाचा जी उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, जब तक इंसान चल फिर सकता है तब तक उसे खुद को घर में बंद नहीं करना चाहिए। आप बस एक बार मेरे साथ चलिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। उसने फिर कहा, और चाचा जी अगर कभी आपको खाने की भी परेशानी हो तो उसकी भी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं तो यहीं पास में रहता हूँ। मेरी दो बहनें हैं, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। मैं रोज आपके लिए घर से खाना ले आया करूँगा। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। आज के समय में जहाँ अपने लोग भी समय नहीं निकाल पाते, वहाँ एक पड़ोस का लड़का मेरे लिए इतनी चिंता कर रहा था। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि खुश रहो बेटा, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने आज मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। राहुल मुस्कुराया और बोला, बस फिर तय रहा, कल सुबह मैं खुद आपको लेने आ जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। अब आपको अकेले बैठकर दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं रोज आपके साथ रहूंगा। इतना कहकर वो मेरे पास काफी देर तक बैठा रहा। हम दोनों ने पुरानी बातें की, गांव के लोगों की बातें की और बहुत देर तक हंसते रहे। काफी दिनों के बाद मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई थी। फिर शाम होने लगी तो राहुल उठकर बोला, अच्छा चाचा जी अब मैं चलता हूँ, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ चला गया और मैं उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन कई दिनों बाद मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी में फिर से थोड़ा सा उजाला लौटने वाला है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही राहुल मेरी जिंदगी में ऐसा किरदार निभाएगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी फिर से उसी तरह चलने लगी। सुबह मैं राहुल के साथ टहलने चला जाता था। हम दोनों रास्ते भर बातें करते थे, कभी पुराने दिनों की बातें होती तो कभी गांव के लोगों की। कभी वो मुझे हंसाने की कोशिश करता तो कभी मेरी तबीयत का हाल पूछता। उसके साथ थोड़ा समय बिताने से मेरा मन पहले से काफी हल्का रहने लगा था, लेकिन घर वापस आते ही फिर वही सन्नाटा मेरा इंतजार करता था। मैं अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठ जाता और उससे मन ही मन बातें करने लगता। एक दिन दोपहर का समय था, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाकर देखा तो मेरे बेटे राज का फोन था। उसके फोन को देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने कई दिनों के बाद मुझे फोन किया था। मैंने जल्दी से फोन उठाया और कहा, हाँ बेटा कैसे हो? उसने भी बड़े प्यार से कहा, पिताजी प्रणाम, आप कैसे हैं? मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम और प्रिया कैसे हो? फिर मैंने मुस्कुराकर पूछा, आज अचानक कैसे याद आ गई मेरी? तो वो हंसने लगा और बोला, पिताजी आज मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। ये सुनते ही मैं थोड़ा उत्साहित हो गया और मैंने पूछा, कैसे खुशखबरी बेटा? उसने खुशी से कहा, पिताजी आप दादा बन गए हैं, आपके घर पोता हुआ है। उसकी बातें सुनते ही मेरी आंखें खुशी से भर आईं। ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने मुझे फिर से जीने की एक वजह दे दी हो। मैं बार बार उससे पूछने लगा, सच बेटा मैं दादा बन गया? उसने हंसते हुए कहा कि हाँ पिताजी बिल्कुल, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पोते को अपनी गोद में लें, उसे प्यार करें और कुछ दिन हमारे साथ रहें।
उसकी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा कि इतने दिनों बाद ही सही, लेकिन मेरे बेटे को मेरी याद तो आई। उसने फिर कहा, पिताजी आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं कल खुद आपको लेने आ रहा हूँ। मैंने बिना एक पल सोचे कहा कि ठीक है बेटा, मैं तैयार रहूंगा। उस रात में खुशी के मारे ठीक से सो भी नहीं पाया। मैं बार बार यही सोचता रहा कि अब मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसकी छोटी छोटी बातें देखूंगा। अगले दिन सुबह से ही मैं तैयार होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद राज अपनी गाड़ी लेकर आ गया। उसने मेरे पैर छुए और मेरा सामान गाड़ी में रख दिया। फिर मैं उसके साथ उसके फ्लैट पर चला गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, प्रिया ने दरवाजा खोला। उसके हाथों में मेरा छोटा सा पोता था। मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मैंने उसे अपनी गोद में लिया। उसके छोटे छोटे हाथ मेरे चेहरे को छू रहे थे और मैं उसे देखकर बस मुस्कुराए जा रहा था। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी उदासी दूर हो गई हो। अगले कुछ दिन मैं पूरे मन से वहीं रहने लगा। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पोते को गोद में लेता, उसके साथ खेलता, उसे बाहर घुमाने ले जाता। उसकी छोटी छोटी मुस्कान देखकर मेरा दिल खुश हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आने लगी थी कि मुझे वहाँ सिर्फ प्यार की वजह से नहीं बुलाया गया था, बल्कि मेरी ज़रूरत थी। क्योंकि प्रिया भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। उसे बाहर बाजार जाने में दिक्कत होती थी, भारी सामान नहीं उठा पाती थी, बच्चे की देखभाल और घर का काम दोनों साथ करना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए मैं ही सुबह बाजार से सब्जियां लेकर आता, दूध लाता, दवाइयां लाता, कभी गैस भरवाने जाता तो कभी राशन लेकर आता। फिर घर आकर अपने पोते को संभाल लेता ताकि प्रिया आराम से घर का काम कर सके। मुझे इन सब कामों से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने बेटे और पोते के लिए खुशी खुशी सब कुछ करता था। लेकिन कई बार मेरे मन में ये सवाल जरूर आता था कि अगर ये जरूरत ना होती तो क्या मुझे यहाँ बुलाया जाता। समय इसी तरह बीतता गया। देखते ही देखते करीब 2 महीने गुजर गए। अब मेरा पोता भी थोड़ा बड़ा हो गया था। वो मुझे देखते ही मुस्कुराने लगता था। मेरे बिना उसके चेहरे पर हंसी नहीं आती थी। मुझे भी उससे इतना लगाव हो गया था कि एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर नहीं देख सकता था। लेकिन शायद अब मेरी जरूरत खत्म हो चुकी थी। एक शाम मैं अपने पोते के साथ खेल रहा था, तभी राज मेरे पास आया और थोड़ी झिझकते हुए बोला, पिताजी अब तो बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया है और प्रिया भी पहले से ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि कल आपको आपके घर छोड़ आऊं। वैसे भी आपको यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए हैं, आपका भी मन अपने घर जाने का कर रहा होगा। उसकी बातें सुनते ही मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। मैं समझ गया था कि अब उनका काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही थी। मैंने अपने चेहरे पर कोई दुख नहीं आने दिया और बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। उसने कहा, तो फिर आप अपना सामान पैक कर लीजिए, मैं कल शाम ऑफिस से आते ही आपको छोड़ दूंगा। उस समय मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, शरीर में कमजोरी रहती थी, लेकिन उससे ज्यादा मेरा दिल टूट चुका था। मुझे अपने छोटे से पोते को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं उसे बार बार अपनी गोद में भर लेता, उसके सर पर हाथ फेरता और सोचता कि पता नहीं अब फिर कब उससे मिलना होगा। लेकिन मैं मजबूर था, मैं वहाँ रुकने की जिद भी नहीं कर सकता था। अगले दिन मैंने अपना सामान पैक किया, अपने पोते को बहुत देर तक सीने से लगाए रखा। उसकी मासूम मुस्कान देखकर मेरी आंखें भर आईं। फिर राज मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे पुराने घर छोड़ गया। उसने जल्दी जल्दी मेरा सामान अंदर रखा और बोला, पिताजी अपना ध्यान रखिएगा, मैं फिर कभी मिलने आऊंगा। इतना कहकर वो चला गया। मैं काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा। फिर धीरे धीरे अपने घर के अंदर आ गया। घर में कदम रखते ही फिर वही पुराना सन्नाटा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा मन बहुत भारी हो चुका था। तभी थोड़ी देर के बाद हमेशा की तरह राहुल वहां आ गया। उसने मुझे देखा तो तुरंत समझ गया कि मैं बहुत उदास हूँ। उसने मुस्कुराकर पूछा, चाचा जी क्या बात है, आज आप बहुत चुप हैं। आप तो अपने बेटे के घर रहने के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैंने अपने मन का दर्द छिपाते हुए कहा, नहीं बेटा, बस अपने घर की याद आ रही थी, इसलिए वापस आ गया। लेकिन राहुल मेरी आंखें देखकर सब समझ चुका था। उसने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस बोला, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत अपने घर गया और कुछ ही देर के बाद अपने हाथ में गर्मा गर्म खाना लेकर वापस आ गया। उसने मेरे सामने थाली रखी और बोला, चाचा जी पहले खाना खाइए, आपने शायद ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। मैंने कहा, बेटा मेरा मन नहीं है। लेकिन उसने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और बोला,
अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं तो बिना कुछ कहे खाना खाइए, मैं आपके सामने बैठा हूँ। उसने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा और जब तक मैंने खाना खत्म नहीं किया तब तक वो वहीं बैठा रहा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जब तक मैं इस मोहल्ले में हूँ आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कई बार खून के रिश्तों से भी बढ़कर दिल के रिश्ते होते हैं। फिर धीरे धीरे जिंदगी एक बार फिर पहले की तरह चलने लगी। मैं सुबह जल्दी उठता, अपने घर का थोड़ा बहुत काम करता, फिर राहुल के साथ सैर पर निकल जाता। उसके बाद घर लौटकर चाय पीता और पूरा दिन जैसे तैसे काट देता। लेकिन अब मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि जिस बेटे के लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, जिस बेटे की हर खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अगर आज उसी के पास अपने बूढ़े बाप के लिए समय नहीं है तो मुझे भी बार बार उसके बारे में सोचकर खुद को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब मैं उसके पीछे नहीं भागूंगा, न बार बार उसे फ़ोन करूंगा, न उससे शिकायत करूंगा और ना ही उससे किसी उम्मीद से बैठा रहूंगा। अब जैसी मेरी ज़िंदगी है मैं उसे वैसे ही जीने की कोशिश करूंगा। लेकिन इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है, चाहे लाख समझा लो फिर भी अपने बच्चों के लिए धड़कना नहीं छोड़ता है। मैं भी कई बार खुद को रोक नहीं पाता था। दिन में 2-3 बार अपना फ़ोन उठाकर देखता कि शायद राज का फ़ोन आया हो, शायद उसने मेरा हाल चाल पूछने के लिए कॉल की हो, शायद उसने बस इतना ही पूछा हो कि पिताजी आप कैसे हैं। लेकिन हर बार फ़ोन की स्क्रीन खाली ही मिलती, कोई मिस्ड कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, कुछ भी नहीं। तब मेरा दिल बहुत दुखी हो जाता। मैं फ़ोन को धीरे से वापस रख देता और मन ही मन यही सोचता कि शायद वो अपने काम में बहुत व्यस्त होगा। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती कि अगर इंसान सच में किसी की फ़िक्र करे तो 2 मिनट निकाल कर एक फ़ोन तो कर ही सकता है। कई बार रात को सोते समय मेरी आंखें भर आती थी। मैं अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखकर कहता कि देखो, आज हमारा बेटा कितना बदल गया है। जिसे हमने इतने प्यार से बड़ा किया, आज उसके पास अपने बूढ़े बाप के लिए 2 मिनट भी नहीं है। फिर मैं खुद ही अपने आंसू पोंछ लेता, क्योंकि अब रोने से भी क्या बदलने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। एक दिन सुबह हमेशा की तरह मैं और राहुल सैर पर निकले हुए थे। मौसम बहुत अच्छा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे जिन पर चिड़िया चहचहा रही थी। हम दोनों धीरे धीरे चलते हुए बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि राहुल आज कुछ ज्यादा ही चुप था। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है बेटा, आज इतने चुप क्यों हो, सब ठीक तो है ना? उसने पहले मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ देर बाद बोला, चाचा जी, बस जिंदगी की कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनके बारे में सोचकर कभी कभी मन परेशान हो जाता है। मैंने कहा, खुलकर बताओ बेटा, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब उसने धीरे धीरे अपनी बात बतानी शुरू की। उसने कहा, चाचा जी, मैं काफ़ी समय से सोच रहा हूँ कि अब नौकरी छोड़कर अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करूँ। अगर अपना काम होगा तो कमाई भी अच्छी होगी और भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी पैसों की है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, आप तो जानते ही हैं, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, दोनों अभी घर पर हैं। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी शादी है। मैं चाहता हूं कि पहले दोनों की शादी अच्छे घर में हो जाए, उसके बाद ही मैं अपने बारे में सोचूंगा। मैंने उससे पूछा, और तुम्हारी शादी के बारे में क्या सोचा है? तो वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चाचा जी, मेरे लिए भी एक रिश्ता आया था। लड़की बहुत अच्छी थी, उसका परिवार भी अच्छा था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि जब तक मेरी दोनों बहनों की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी पर कोई असर पड़े। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। आज के समय में जहाँ कई लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, वहीं ये लड़का अपनी बहनों के लिए अपने सारे सपने रोककर बैठा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। फिर मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना हो तो कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? उसने बिना किसी लालच के बहुत सीधेपन से कहा, चाचा जी, अगर मेरे पास करीब 10 लाख रुपए हो जाएं तो मैं आराम से अपना काम शुरू कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेहनत करके सब संभाल लूँगा।
उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर तक सोचता रहा, क्योंकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं बिना सोचे समझे कुछ कहना भी नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, मेहनत करने वालों का साथ वो हमेशा देता है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। राहुल मुस्कुराया और बोला, बस चाचा जी, आपकी दुआ मेरे साथ रहे, वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर हम दोनों धीरे धीरे वापस गांव की तरफ लौट आए। रास्ते भर वो अपनी बहनों की बातें करता रहा और मैं उसके संस्कार देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। गांव के मोड़ पर पहुंचकर उसने मुस्कुराकर कहा कि अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ, शाम को फिर मिलूंगा। मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया और वो अपने घर की तरफ चला गया। मैं भी धीरे धीरे अपने घर आ गया, लेकिन पूरे दिन उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे कि उसके पास सिर्फ पैसों की कमी है, वरना वो अपनी मेहनत के दम पर बहुत आगे जा सकता है। उस दिन पहली बार मेरे मन में एक ख्याल आया, जिसे मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं मन ही मन राहुल के बारे में बहुत गहराई से सोचने लगा। उस दिन राहुल के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक अपने कमरे में बैठा यही सोचता रहा कि आखिर मैं किस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे पास ऊपर वाले की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पास अच्छा घर था, खेत थे, 2 दुकानें थीं जिनका हर महीने किराया आता था। बैंक में भी कई सालों की बचत पड़ी हुई थी। मेरी ज़रूरतें भी बहुत छोटी थी। मैं अकेला आदमी था, मुझे आखिर कितना खर्चा होना था। 2 वक्त की रोटी और कुछ दवाइयाँ, बस यही तो चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ राहुल था, जिसने बिना किसी स्वार्थ के हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था। जब मेरा अपना बेटा मुझे अकेला छोड़कर चला गया, तब राहुल ही था जिसने मेरा हाल चाल पूछा। जब मैं दुखी होता था तो वही मुझे हंसाने की कोशिश करता था। जब मैं खाना नहीं खाता था तो अपने घर से वो खाना बनवाकर मेरे लिए लेकर आता था। उसने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। मैं मन ही मन यही सोचने लगा कि अगर मेरा अपना बेटा भी मेरा इतना ख्याल रखता तो शायद मुझे कभी किसी और की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन किस्मत ने मुझे एक बेटा दिया था और एक बेटा खुद चलकर मेरी ज़िंदगी में भेज दिया था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक मेरा खून था और दूसरा मेरे दिल का रिश्ता था। मुझे राहुल की सुबह वाली बातें भी बार बार याद आ रही थी कि उसके पास सिर्फ पैसों की कमी है, वरना वो अपना बिजनेस शुरू करके अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकता है। मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगर मेरे पास इतना पैसा होते हुए भी मैं उसकी मदद नहीं करूँगा तो फिर इस दौलत का क्या फ़ायदा। पैसा तो आखिर इंसान के काम आने के लिए ही होता है। मैंने अपनी अलमारी खोली, उसमें रखी अपनी बैंक की पासबुक और चेकबुक निकाली, फिर काफ़ी देर तक उन्हें हाथ में लेकर बैठा रहा। मुझे अपनी पत्नी की भी बहुत याद आ रही थी। मैंने उसकी तस्वीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम आज होती तो तुम भी यही कहती कि विजय, उस बच्चे की मदद कर दो जिसने बिना किसी मतलब के तुम्हारा साथ निभाया है। मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी तस्वीर भी मेरी बात से सहमत हो। मैंने उसी समय 10 लाख रुपए का चेक भर दिया और उसे अपनी डायरी के बीच में रख दिया। पूरे दिन मैं इसी बात के बारे में सोचता रहा कि राहुल पैसे लेगा भी या नहीं, क्योंकि मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वो बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था। किसी से बिना वजह कुछ लेना उसे पसंद नहीं था। शाम होने लगी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी हमेशा की तरह राहुल मेरे घर आ गया। उसके हाथ में कुछ फल थे। उसने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, आज बाजार गया था तो सोचा आपके लिए ताज़े फल लेता चलूं। आप खाइएगा, आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। उसकी ये छोटी सी बात सुनकर मेरा दिल फिर से भर आया। मैंने उसे अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, आज मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो मुस्कुराकर बोला कि जी चाचा जी, कहिए क्या बात है। मैंने धीरे से अपनी डायरी खोली और उसमें रखा हुआ चेक निकालकर उसके हाथ में रख दिया। राहुल ने हैरानी से चेक देखा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। उसने पूछा, चाचा जी ये क्या है? मैंने कहा, बेटा ये 10 लाख रुपए का चेक है, इसमें पूरे 10 लाख रुपए हैं। तुम कल बैंक जाकर इसे अपने खाते में जमा करवा लेना या नकद निकाल लेना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। राहुल मेरी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। उसने तुरंत चेक मेरी तरफ वापस बढ़ाते हुए कहा, नहीं चाचा जी, ये नहीं हो सकता। मैं ये पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। इतने सारे पैसे मैं कैसे ले लूं? आपने शायद मजाक किया है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये मेरी कई सालों की मेहनत की बचत है और हर महीने मेरी दुकानों का किराया भी आता रहता है। मुझे इन पैसों की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा खर्च ही कितना है।
लेकिन तुम्हें इन पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारा बिजनेस शुरू हो जाएगा, तुम्हारी दोनों बहनों की शादी अच्छे से हो जाएगी, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। राहुल की आंखें भर आईं। उसने कहा कि चाचा जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी भर की कमाई नहीं ले सकता। अगर कल को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो फिर क्या होगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मेरी ज़रूरत से ज़्यादा सब कुछ मेरे पास है और ज़रूरत के समय ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देता है। लेकिन आज अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और फिर भी ना करूँ तो शायद ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उसने फिर मना करते हुए कहा कि नहीं चाचा जी, मैं मेहनत कर लूँगा, थोड़ा समय और लग जाएगा, लेकिन मैं इतने पैसे नहीं ले सकता। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे अपने पिता जैसा मानते हो? राहुल ने बिना एक पल लगाए कहा, चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको अपने पिता से भी बढ़कर मानता हूँ। तभी मैंने कहा, अगर सच में मुझे अपने पिता जैसा मानते हो तो फिर ये पैसे लेने से मना मत करो। एक पिता अपने बेटे के लिए ही तो मेहनत करता है और मैं भी आज वही कर रहा हूँ। तुम इसे दान मत समझो और ना ही एहसान समझो। इसे सिर्फ एक पिता का अपने बेटे पर भरोसा समझो। जब तुम्हारा बिजनेस चल पड़े, जब तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएं, तब आराम से थोड़ा थोड़ा करके मुझे लौटा देना। अगर कभी भी ना लौटा पाओ तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की होगी कि मेरी वजह से किसी का घर बस गया, उसकी बहनों की शादी हो गई और उसकी जिंदगी बन गई। राहुल अब अपने आंसू नहीं रोक पाया। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला कि चाचा जी, आज तक मेरे अपने रिश्तेदारों ने भी मेरे लिए इतना नहीं सोचा जितना आपने सोच लिया। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। तुमने भी तो इतने दिनों से बिना किसी मतलब के मेरा साथ दिया है। जब मेरा अपना बेटा मुझे अकेला छोड़ गया, तब तुमने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज अगर मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ तो इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। आखिर रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी बनते हैं। काफी देर तक हम दोनों की आंखें नम रहीं। फिर राहुल ने कांपते हाथों से वो चेक अपने पास रख लिया और बोला, चाचा जी, मैं वादा करता हूँ, मैं इन पैसों की एक एक पाई मेहनत से सही जगह लगाऊंगा। आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा और जैसे ही मेरा काम चल पड़ेगा, मैं आपको आपका पैसा ज़रूर वापस कर दूंगा। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, ऊपर वाला तुम्हारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगा। राहुल ने एक बार फिर मेरे पैर छुए, मेरा धन्यवाद किया और खुशी और भावुकता से भरी आंखों के साथ अपने घर की तरफ चला गया। जबकि मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था और उस दिन बहुत समय के बाद मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जैसे मैंने अपनी दौलत नहीं बल्कि किसी अपने के भविष्य में भरोसा लगाया हो। उस रात राहुल के जाने के बाद मैं अपने कमरे में काफ़ी देर तक बैठा रहा। मेरी नज़र फिर से मेरी पत्नी की तस्वीर पर चली गई और मन ही मन उससे बातें करने लगा। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि काश मेरा अपना बेटा भी राहुल के जैसा होता। अगर राज ने भी मुझे इतना ही प्यार और सम्मान दिया होता तो शायद आज मुझे इस उम्र में अकेलेपन का दर्द कभी महसूस ही नहीं होता। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के लिए लगा दी थी। उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखा था, उसे अच्छी पढ़ाई करवाई, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब उसने मुझे अपने जीवन में सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ लिया था। उसे मेरे अकेलेपन से कोई मतलब नहीं था, उसे मेरी तबीयत की चिंता नहीं थी। उसे बस तब मेरी याद आती थी जब उसे मेरी कभी ज़रूरत होती थी। कभी बच्चे की देखभाल करवानी होती तो मुझे बुला लेता, कभी बाजार का सामान उठवाना होता तो मुझे याद कर लेता और जब उसका काम पूरा हो जाता तो बड़े प्यार से कह देता कि पिताजी, अब आपको अपने घर छोड़ आता हूँ। ये बात याद करके मेरा दिल बहुत दुखता था, लेकिन फिर मेरी नज़र राहुल की तरफ चली जाती और मेरे मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। वो मेरा कोई खून या रिश्ता नहीं था, फिर भी हर रोज़ मेरा हालचाल पूछता था, मेरी दवा का ध्यान रखता था, मुझे समय पर खाना खिलाता था, मेरे साथ बैठकर बातें करता था, मुझे हंसाने की कोशिश करता था और कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देता। मैं मन ही मन सोचने लगा कि रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं बनते, कई बार ऊपर वाला कुछ ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में भेज देता है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बन जाते हैं। मैंने गहरी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा कि है ऊपर वाले, अगर तूने राहुल जैसे लड़के को मेरा बेटा बनाया होता तो शायद आज मैं इतना अकेला नहीं होता, शायद मेरी ज़िंदगी भी आज कुछ और ही होती।
लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को समझाया कि अब जो भी है वही सच है। बार बार पुराने दुखों को सोचकर खुद को तकलीफ देने से कुछ नहीं बदलेगा। मुझे अब इसी तरह जीना सीखना होगा। और वैसे भी राहुल तो मेरे लिए बेटे से कम नहीं है। अगर मेरा अपना बेटा मेरा नहीं बन सका तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने किसी और के बेटे को मेरे लिए भेज दिया। यही सोचकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। लगभग 2-3 दिन बाद की बात है। सुबह का समय था। मैं अपने घर के बाहर बैठा धूप सेक रहा था। तभी दूर से राहुल आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर आज अलग ही खुशी थी। उसके हाथ में मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा था। वो तेजी से मेरे पास आया और आते ही मुस्कुराकर बोला, चाचा जी, पहले अपना मुंह मीठा कीजिए। मैंने हैरानी से पूछा, अरे बेटा, आज इतनी खुशी किस बात की है? उसने तुरंत मिठाई का डब्बा खोला और मेरे हाथ में एक लड्डू रखते हुए बोला, चाचा जी, आपकी दुआ और ऊपर वाले की कृपा से मैंने अपना डेयरी फार्म शुरू कर दिया है और ऊपर वाले की दया से शुरुआती बहुत अच्छी हुई है। पहले ही दिन उम्मीद से ज़्यादा दूध की बिक्री हुई है। गांव के लोग भी बहुत खुश हैं और आसपास के दुकानदारों ने भी मुझसे दूध लेने की बात कर ली है। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भी खुश हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए मिठाई खाई और कहा, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा इसी तरह तरक्की दे बेटा। मेहनत करने वालों का साथ ऊपर वाला कभी नहीं छोड़ता। राहुल ने भावुक होकर कहा, चाचा जी, अगर उस दिन आपने मुझ पर भरोसा करके मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज भी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता। आपने सिर्फ पैसे नहीं दिए, आपने मुझे अपनी ज़िंदगी बनाने का मौका दिया है। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैंने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुमने मेरे भरोसे को सही साबित किया। राहुल फिर बोला, चाचा जी, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा काम थोड़ा और आगे बढ़ेगा, मैं सबसे पहले आपके पूरे पैसे आपको वापस कर दूंगा। मैं आपकी एक एक पाई लौटाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे पागल लड़के, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो तुम्हें अपना काम शुरू किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अभी से पैसे लौटाने की चिंता क्यों कर रहे हो? पहले अपने कारोबार को अच्छी तरह खड़ा करो, उसे आगे बढ़ाओ, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपनी बहनों के भविष्य के बारे में सोचो। जब तुम्हारा काम पूरी तरह से संभल जाए, जब तुम्हारे पास आराम से पैसे आ जाएं, तब कभी फुर्सत से लौटा देना। मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। मेरे पास खाने पहनने की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर तुम अभी जल्दी जल्दी पैसे लौटाने लगोगे तो तुम्हारे काम पर असर पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। राहुल मेरी बातें सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, चाचा जी, सच कहूँ तो मुझे अपने पिता की कमी हमेशा महसूस होती थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने वो कमी भी पूरी कर दी है। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, और मुझे भी लगता है कि ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी के इस अकेलेपन में तुम्हें भेजकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, यही मेरी दुआ है। राहुल ने झुककर मेरे पैर छुए, फिर कुछ देर तक मेरे पास बैठा रहा। हम दोनों ने डेयरी फार्म के बारे में बातें की। उसने मुझे बताया कि उसने कितनी भैंसें खरीदी हैं, कैसे सुबह 4 बजे उठकर खुद सारा काम करता है और कैसे वो चाहता है कि धीरे धीरे अपने कारोबार को इतना बड़ा बना दे कि उसकी दोनों बहनों की शादी अच्छे घर में कर सके। उसकी मेहनत और उसके सपने सुनकर मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया और उस दिन पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाले ने मेरे जीवन में राहुल को किसी खास वजह से भेजा है। देखते ही देखते दिन गुजरते चले गए और दिन कब महीनों में बदल गए मुझे खुद भी पता नहीं चला। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन इस पूरे समय में ना तो मेरे बेटे राज का एक भी फ़ोन आया और ना ही मैंने उसे खुद फ़ोन करने की कोशिश की। पहले पहले मैं रोज़ अपना फ़ोन उठाकर देखता था कि शायद उसका कोई फ़ोन आया हो, शायद उसे अपने बूढ़े बाप की याद आई हो, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने वो उम्मीद भी छोड़ दी थी। सच कहूँ तो अब मुझे इस बात से फ़र्क पड़ना भी बंद हो चुका था। मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि जिस इंसान को मेरी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, उसके पीछे बार बार अपना दिल दुखाने का कोई मतलब नहीं है। अब मैंने अपने अकेलेपन से दोस्ती कर ली थी, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मेरे अकेलेपन को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए राहुल को मेरी ज़िंदगी में भेजा था। अब राहुल लगभग हर रोज़ मेरे घर आता था। कभी सुबह जल्दी आकर मुझे सैर के लिए बुला लेता, तो कभी शाम को मेरे साथ बैठकर चाय पीता। उसकी आदत बन गई थी कि जब तक वो मेरा हाल चाल न पूछ ले, उसे चैन नहीं आता था।
उसकी माँ भी अक्सर मेरे लिए घर से ताज़ा खाना बनाकर भेज देती थी और राहुल खुद अपने हाथों से वो खाना मेरे सामने रखकर कहता कि चाचा जी, पहले खाना खाइए, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। कई बार मैं मना भी करता कि बेटा, मैं खुद बना लूँगा, तुम्हें रोज़-रोज़ तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता कि चाचा जी, अगर आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, तो फिर ये बातें मत किया कीजिए। मुझे खुशी मिलती है आपकी सेवा करके। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल भर आता था। अब मेरी ज़िंदगी का एक नियम बन चुका था, सुबह राहुल के साथ सैर पर जाना, दिन में थोड़ा आराम करना, शाम को उसके साथ बैठकर बातें करना और रात को चैन से सो जाना। अब मुझे पहले जैसा अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक बार भी राहुल को आवाज़ दूंगा तो वो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। एक दिन सुबह की बात थी। राहुल हमेशा की तरह मेरे घर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हुई हो। उसने आते ही मेरे पैर छुए और मुस्कुराते हुए बोला, चाचा जी, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देने आया हूँ। मैंने भी मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है बेटा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। उसने खुशी से कहा, चाचा जी, मैंने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है। अगले महीने उसकी शादी है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुरंत उसे गले लगा दिया और कहा, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। अब तुम्हारी एक जिम्मेदारी पूरी होने जा रही है। राहुल की आंखें खुशी से भर आईं। फिर उसने धीरे से कहा, चाचा जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ बेटा बोलो। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मेरे पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं और आपने पिछले कई महीनों से मुझे जिस तरह अपने बेटे की तरह प्यार दिया है, मेरे हर सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं, इसलिए मेरी एक दिल से इच्छा है कि मेरी बहन का कन्यादान आप अपने हाथों से करें, क्योंकि मेरे लिए आप ही मेरे पिताजी जैसे हैं। उसकी ये बातें सुनते ही मेरी आंखें नम हो गईं। मैं कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इतना सम्मान देगा। मैंने कांपते हुए हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस लायक हूँ, तो ये सौभाग्य मैं ज़रूर निभाऊंगा। राहुल मुस्कुराने लगा और बोला, चाचा जी, अब आपको मेरे घर चलना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप सबसे मिलें और शादी की सारी तैयारियां भी देखें। मैं उसके साथ उसके घर गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उसकी माँ ने बड़े सम्मान से मेरा स्वागत किया और कहा कि भाई साहब, राहुल आपके बारे में रोज़ इतनी बातें करता है कि अब तो आप हमारे अपने ही लगते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद राहुल अपनी दोनों बहनों को भी मेरे पास लेकर आया। दोनों लड़कियां बहुत ही संस्कारी और प्यारी थी। उन्होंने आते ही मेरे पैर छुए और मुस्कुराकर बोला, चाचा जी नमस्ते, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, आज आपको कहीं जाने नहीं देंगे। पहले हमारे साथ खाना खाइए, फिर जाइए। मैं उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। दोनों बहनें सच में मुझे अपने चाचा की तरह मान रही थी। कोई मेरे लिए पानी लेकर आई तो कोई चाय बना लाई। कोई पूछ रही थी कि चाचा जी, आपको मिठाई पसंद है या नमकीन, और कोई बार बार कह रही थी कि खाना थोड़ा और लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गैर के घर नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के बीच बैठा हूँ। इतना अपनापन मुझे बहुत समय के बाद महसूस हुआ था। फिर धीरे धीरे शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे घर में खुशी का माहौल था। हर तरफ हंसी गूंज रही थी। कोई कपड़े खरीदने जा रहा था, कोई गहनों की बात कर रहा था, कोई मेहमानों की सूची बना रहा था। राहुल हर छोटी बड़ी बात मुझसे पूछता था और कहता कि चाचा जी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। शादी वाला दिन भी आ गया। पूरा घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। आंगन में सुंदर मंडप बनाया गया था। रिश्तेदारों की भी भीड़ लगी हुई थी। ढोल बज रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। मैं भी नए कपड़े पहनकर तैयार हुआ। जब पंडित जी ने कन्यादान के लिए लड़की के पिता को बुलाया, तो राहुल ने सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पंडित जी, आज मेरी बहन का कन्यादान मेरे चाचा जी करेंगे, क्योंकि मेरे लिए यही मेरे पिताजी हैं। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं। मैं धीरे धीरे मंडप में गया और कांपते हाथों से राहुल की बहन का कन्यादान किया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा खालीपन भर दिया हो। मेरी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन आज ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के थे। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। सभी लोग खुश थे। दुल्हा दुल्हन ने मेरा आशीर्वाद लिया और राहुल की बहन ने मेरे पैर छूकर कहा, चाचा जी नहीं, अब से आप मेरे भी पिताजी जैसे हैं। आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ रहेगी।
उसकी बात सुनकर मैंने उसे दिल से आशीर्वाद दिया और उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि खून के रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन दिल से बने रिश्ते जिंदगी भर साथ निभाते हैं। और उस रात जब मैं अपने घर वापस लौटा तो मेरे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शायद कई सालों बाद लौट कर आई थी। अब राहुल की एक बहन की भी शादी हो चुकी थी और घर में सिर्फ राहुल और उसकी छोटी बहन ही रहते थे। लेकिन उनके घर का माहौल पहले की तरह ही खुशियों से भरा रहता था। राहुल आज भी रोज मेरे घर आता था। कभी सुबह चाय लेकर आ जाता तो कभी शाम को मेरे साथ बैठकर घंटों बातें करता। मुझे अब ऐसा लगता था जैसे वो सच में मेरा अपना बेटा हो। एक दिन वो हमेशा की तरह मेरे घर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा खुशी थी। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने आते ही मेरे पैर छुए और बोला, चाचा जी, आज मैं आपको एक और बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि क्या बात है बेटा, आज तो तुम बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। तो वो बोला, चाचा जी, आपकी दुआ और ऊपर वाले की मेहर से मेरी डेयरी फार्म अब बहुत अच्छी चल रही है। शुरुआत में मुझे डर था कि पता नहीं काम चलेगा या नहीं, लेकिन अब हर महीने अच्छा मुनाफा होने लगा है। आसपास के कई गांवों और शहरों में भी हमारा दूध जाने लगा है। मैंने कुछ और गाय और भैंसें भी खरीद ली हैं और अब मेरे साथ कई लोग भी काम कर रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर उस दिन आप मुझ पर भरोसा करके मेरी मदद नहीं करते तो शायद मैं कभी अपना काम शुरू ही नहीं कर पाता। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कामयाबी मेरी अपनी कामयाबी हो। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा और कहा कि बेटा, मुझे तुम पर शुरू से भरोसा था। मुझे पता था कि तुम मेहनती हो और एक दिन ज़रूर आगे बढ़ोगे। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। वो मेरी बात सुनकर भावुक हो गया। फिर उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मेरे सामने रखते हुए बोला, चाचा जी, इसमें आपके पूरे 10 लाख रुपए हैं। अब मेरा काम अच्छी तरह चलने लगा है, इसलिए मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ। ये आपका हक है, कृपया इसे रख लीजिए। मैंने लिफाफे की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा कि नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं लूँगा। वो हैरान होकर बोला, क्यों चाचा जी, ये तो आपका पैसा है। मैंने कहा, बेटा, जब मैंने तुम्हें ये पैसे दिए थे तब मैंने कोई सौदा नहीं किया था। मैंने एक बेटे की मदद की थी और आज जब तुम्हारा काम चल पड़ा है तो मुझे इससे बड़ी खुशी और क्या मिलेगी। ये पैसे अब तुम्हारे ज़्यादा काम आएंगे। तुम अपने काम को और ज़्यादा आगे बढ़ाओ। अपनी छोटी बहन का अच्छे से ख्याल रखो, उसका भविष्य बनाओ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी होगी। राहुल बार बार कहने लगा कि नहीं चाचा जी, ऐसा मत कहिए, ये आपका हक है। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और कहा, अगर तुम सच में मुझे अपना पिता मानते हो तो मेरी बात मान लो और ये पैसे वापस अपने पास रख लो। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने धीरे से कहा, चाचा जी, आप सच में बहुत बड़े दिल वाले इंसान हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपका साथ मिला। मैंने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, मैं भी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। इसके बाद मैं अक्सर राहुल के घर भी जाने लगा। उसकी छोटी बहन भी मेरा बहुत सम्मान करती थी। जब भी मैं उनके घर जाता तो वो तुरंत मेरे लिए चाय बना देती और कहती कि चाचा जी, आप बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। मुझे वहाँ इतना अपनापन मिलता था कि मैं अपने सारे दुख दर्द भूल जाता था। एक दिन शाम के समय राहुल मेरे पास आया। उसके चेहरे पर फिर वही खुशी थी। उसने आते ही कहा कि चाचा जी, आज मैं आपको एक और खुशखबरी देने आया हूँ। मैंने हंसते हुए पूछा, आज फिर क्या अच्छा हो गया? वो बोला, चाचा जी, मैंने शहर में अपने एक बहुत बड़ा घर खरीद लिया है। अब हमारा काम इतना बढ़ गया कि रोज़ शहर आना जाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने वहीं एक अच्छा सा घर ले लिया। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया बेटा, मेहनत का फल मिल रहा है। तभी उसने मेरी तरफ देखा और बोला, चाचा जी, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन आप मना मत कीजिएगा। मैंने कहा, पहले बात तो बताओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, चाचा जी, मैं चाहता हूँ कि अब आप भी हमारे साथ उसी घर में चलकर रहें। मैं आपको इस गांव में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी बात सुनते ही मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। मेरी आंखों के सामने अचानक वो दिन घूम गया जब मेरा अपना बेटा शहर जाते समय मुझे इसी घर में अकेला छोड़ कर गया था। उसने एक बार भी नहीं कहा था कि पिताजी आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन आज एक गैर का बेटा मुझे अपने साथ रखने की जिद कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा कि नहीं बेटा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मेरी पूरी जिंदगी इसी घर में बीती है, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। राहुल ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बिल्कुल भी नहीं चाचा जी, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता।
आपने मुझे पिता का प्यार दिया है, अब मेरी बारी है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं शाम को काम से घर लौटूं तो आप दरवाजे पर बैठे मिलें। मैं चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहन के सर पर भी पिता का साया बना रहे और मुझे भी हर दिन ये महसूस हो कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। अगर मैं आपको यहाँ छोड़कर चला गया तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। उसमें कोई लालच नहीं था, सिर्फ अपनापन था। मैंने धीरे से कहा, बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसने बिना देर किए घर के अंदर जाकर मेरा सामान समेटना शुरू कर दिया। मैं उसे बार बार कहता रहा कि रहने दो बेटा, मैं खुद कर लूँगा, लेकिन वो हंसते हुए बोला कि नहीं चाचा जी, अब ये काम आपका नहीं, मेरा है। थोड़ी ही देर में उसने मेरे सारे कपड़े और ज़रूरी सामान बड़े प्यार से पैक किया। फिर उसने घर का दरवाज़ा बंद किया, मेरा हाथ पकड़ा और बोला, चलिए चाचा जी, अब ये घर नहीं बल्कि हमारा नया घर आपका इंतज़ार कर रहा है। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि ऊपर वाला रिश्ते खून से नहीं दिल से बनाता है। मेरा अपना बेटा मुझे अकेला छोड़ गया था, लेकिन राहुल ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। और उस दिन मैं अपने पुराने घर से विदा लेकर राहुल के साथ शहर में उसके नए घर की तरफ चल पड़ा, जहां मुझे सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक नया परिवार मिलने वाला था। अब मैं, राहुल और उसकी छोटी बहन तीनों एक साथ शहर वाले नए घर में रहने लगे थे। वो घर बहुत बड़ा था, खुला खुला था और हर तरफ अपनापन महसूस होता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस घर में मुझे कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। राहुल और उसकी बहन दोनों मेरा इतना ख्याल रखते थे कि कई बार मुझे लगता था शायद पिछले जन्म में मेरा इनसे कोई रिश्ता रहा होगा। सुबह हम तीनों बहुत जल्दी उठते थे। मैं और राहुल रोज साथ में सैर करने जाते, रास्ते भर तरह तरह की बातें करते, कभी पुराने दिनों की यादें ताज़ा करते तो कभी उसके काम के बारे में बात करते। सैर करके वापस आते तो उसकी बहन हमारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करके रखती। हम तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते, हंसी मजाक करते और फिर राहुल अपने डेयरी फार्म के काम पर निकल जाता। उसकी बहन भी अपने कामों में लग जाती और मैं घर पर आराम से अपना समय बिताता। अब मेरी जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही थी। जहाँ पहले हर दिन अकेलेपन में गुजरता था, वहीं अब हर दिन खुशियों से भरा हुआ लगता था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि ऊपर वाले ने देर से ही सही लेकिन मुझे एक नया परिवार दे दिया। कई महीने इसी तरह खुशी खुशी गुजर गए। एक दिन दोपहर के समय अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरे बेटे राज की आवाज़ थी। उसने धीरे से कहा, पिताजी, कैसे हैं आप? मैंने शांत आवाज़ में कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, पिताजी, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है बेटा, जब मन करे तब आ जाना। फ़ोन रखने के बाद मैं कुछ देर तक सोचता रहा कि आखिर इतने महीनों बाद उसे मेरी याद कैसे आ गई, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह मैं हमेशा की तरह राहुल के साथ सैर करके घर लौटा ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। राहुल ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा बेटा राज, मेरी बहू प्रिया और मेरा छोटा सा पोता खड़े थे। उन्हें देखकर मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गया। मेरे मन में एक साथ कई सवाल आने लगे कि इन्हें इस घर का पता कैसे मिला और ये लोग अचानक यहाँ क्यों आ गए। राहुल ने बिना कुछ पूछे बड़े सम्मान से उन्हें अंदर बुलाया, पानी दिया और बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक घर में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर मेरा बेटा धीरे से मेरे पास आया और मेरे पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी कभी कदर नहीं की। मैं हमेशा अपने मतलब के लिए आपके पास आया। जब मुझे आपकी ज़रूरत होती थी तभी आपको अपने पास बुलाता था और काम निकलते ही आपको वापस भेज देता था। मैं बहुत स्वार्थी बन गया था। मैं समझ ही नहीं पाया कि एक पिता का दिल कितना बड़ा होता है। मैंने शांत होकर उसकी बातें सुनी। वो आगे कहने लगा, पिताजी, जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था वहाँ कुछ महीने पहले एक नया लड़का आया था। वो बहुत ही मेहनती था। धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लिया और कंपनी वालों ने मुझे निकालकर उसे मेरी जगह रख लिया। कंपनी ने जो फ्लैट मुझे दिया था वो भी वापस ले लिया। अब मेरे पास ना नौकरी है और ना ही रहने के लिए वो घर। मुझे अब समझ में आ गया है कि शायद ये सब मेरी गलतियों की सज़ा है। मैंने आपका दिल दुखाया था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। पिताजी, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए
और हमारे साथ घर वापस चलिए। हम फिर से अपने पुराने घर में साथ रहेंगे। इस बार मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल दुखी भी हुआ और पिघल भी गया। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, क्योंकि पिता अपने बच्चों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अब मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। अब मुझे यहाँ अपना परिवार मिल गया। राहुल और उसकी बहन ने मुझे वो सम्मान और प्यार दिया है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अब इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन तुम मेरे बेटे थे, हो और हमेशा रहोगे। मैंने अपनी जेब से अपने पुराने घर की चाबी निकाली और उसके हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, ये लो उस घर की चाबी। अब वो घर तुम्हारा है। तुम वहाँ अपने परिवार के साथ खुशी से रहो। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा। लेकिन अब मैं यहीं राहुल के साथ रहूँगा। मेरे बेटे ने आंसू भरी आंखों से चाबी ली। उसने मेरे पैर छुए और कहा कि पिताजी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपने मुझे माफ़ कर दिया। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद भी मेरे मन में उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि दुआ थी कि उसकी ज़िंदगी फिर से अच्छी हो जाए। समय फिर अपनी रफ्तार से चलता रहा। दिन महीनों में बदले और महीने सालों में बदल गए। अब मेरा बेटा और बहू कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करते थे। पहले की तरह उनमें घमंड नहीं रहा था। वो मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते थे। लेकिन मैं कभी उनके घर रहने नहीं गया, क्योंकि मैंने अपना घर और अपना परिवार अब यही बना लिया था। एक दिन मेरा पोता, जो अब 4 साल का हो चुका था, अपने मम्मी पापा के साथ मेरे पास आया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो दौड़कर मेरी गोद में चढ़ गया और मासूमियत से बोला, दादाजी, आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मैं तो घर में आपकी सिर्फ फ़ोटो ही देखता हूँ। मैं रोज़ मम्मी पापा से कहता हूँ कि दादाजी को घर ले आओ, लेकिन वो कहते हैं कि दादाजी नहीं आएंगे। आप मेरे साथ चलिए ना, मुझे आपके साथ खेलना है। उसकी मासूम बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं ज़रूर तुम्हारे घर आऊँगा और तुमसे मिलने भी आता रहूँगा। तुम जब भी मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। फिर मैं उसके साथ कुछ देर के लिए उनके घर भी गया। वहाँ उसने मुझे अपने खिलौने दिखाए, मेरे साथ खेला और पूरे घर में मेरा हाथ पकड़कर घूमता रहा। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मेरा बेटा और बहू सच में बदल चुके थे। वो मेरा आदर सम्मान करते थे, मेरी हर बात का ध्यान रखते थे और अपनी पिछली गलतियों पर शर्मिंदा भी थे। मैं अब कभी कभी उनसे मिलने चला जाता था और वो भी मुझसे मिलने आते रहते थे। इसी बीच मैंने राहुल की भी एक बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की देखकर शादी करवा दी। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी निकली। उसने मुझे पहले ही दिन पिताजी कहकर बुलाया और मेरे पैर छुए। उस दिन मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरी ज़िंदगी की सारी कमी पूरी कर दी है। वो भी मेरा बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ख्याल रखती थी। मुझे समय पर दवा देती, खाना खिलाती और कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देती थी। आज मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा अपना बेटा भी अब सुधर चुका है। मेरा पोता भी मुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन मैं आज भी राहुल के साथ उसी घर में रहता हूँ, क्योंकि उसने बिना किसी लालच के मुझे अपना पिता माना, मेरे बुढ़ापे का सहारा बना और मुझे वो सम्मान दिया जिसकी हर बूढ़े माँ बाप को ज़रूरत होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही सीखा कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। रिश्ते प्यार, सम्मान और अपनेपन से बनते हैं। और सच्चा बेटा वही होता है जो मुश्किल समय में अपने पिता का हाथ कभी न छोड़े।